अनाज उपजा रहा है और वही किसान एक उस रोटी के लिए तरसता है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ भारतीय किसान के बारे में। तो मैं बात करूँगा जैसे इंड ले रहा हूँ पीछे से, जैसे हमारे वैदिक काल से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। तो उस टाइम जैसे वैदिक काल में क्या था, एग्रीकल्चर एक मेन था, इनकम सोर्स था और बहुत सारे जो हमारे राजा महाराजा थे वो भी एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देते थे और उस पर मतलब उस टाइम तो सारे के सारे किंगडम और सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी। लेकिन धीरे धीरे ये टाइम चेंज होते गया और जैसे ही मौर्य काल आया, मौर्य काल का जैसे हम देखते उस टाइम चाणक्य थे, तो चाणक्य ने जैसे एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा एक स्कीम बनाया था, सिंचाई के लिए, बीज के लिए, मंडी जो मार्केट है उसके लिए भी एक अच्छा सा वो बनाए थे। और उसके बाद जैसे ही गुप्त काल आती है तो उस टाइम बोला जाता है कि किसानों के लिए वो मतलब गोल्डन एरा था। उस टाइम मतलब जैसे किसान जो उपजाते थे उनका मतलब उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता था। और इस चीज़ का जो ख़त्म होते गया उस तो वो टाइम था मेडाइवल टाइम। जैसे ही मेडाइवल टाइम आया उस टाइम जैसे क्या हुआ, टैक्स बढ़ते गया, ज़मींदारी प्रथा आती गई और भी जैसे मतलब किसानों का कंडीशन, पॉपुलेशन भी बढ़ते गया, तो ये सब होते गया और किसानों का मतलब बुरा हाल शुरू होते गया। और जैसे आते आते गुलाम वंश आया, मुग़ल आए, मुग़ल भी बहुत सारे टैक्स उन पर किसानों के ऊपर लगाएं। और उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश टाइम आया, ब्रिटिश टाइम को ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से किसानों का बर्बादी शुरू हो गया था। मतलब उन्होंने किसानों का इतना शोषण किया कि मतलब मैं क्या बता सकता हूँ। जैसे उन्होंने जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भारत आई थी तो उन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से उन्होंने जैसे यूरोपियन मार्केट में उस टाइम डिमांड था कपास का, नील का, अफीम का, ये सब का, तो वो लोग प्रेशर करते थे भारतीय किसानों को ये सब उपजाने के लिए। और उनके ऊपर अगर ये नहीं जो उपजाते थे उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स भी लगाया जाता था। इसके वजह से बहुत किसान सुसाइड भी कर लेते थे और या फिर भूखमरी की वजह से वो मर भी जाते थे। और जो ज़मींदार थे वो मालिक बन गए और किसान उस ज़मीन का किराएदार बनता चला गया। और जैसे जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो उस टाइम जैसे बोला जाता है कि 3 सबसे मेन जो महामारी थी, अकाल पड़ा था, जो ड्रॉट टाइप का जो भूखमरी पड़ा था। तो एक था 1770 में, उसमें ऐसा बोला जाता है 1 करोड़ लोग मारे गए थे और वो था भारत की पॉपुलेशन की 33% थी। और ये हुआ था बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल वाले एरिए में। और इस टाइम और ये हुआ था ज़्यादा टैक्स लेने की वजह से। और इसके बाद जैसे हुआ दूसरा जो भूखमरी आई वो थी 1896 में। इसमें ऐसा बोला जाए जैसे गवर्नमेंट बोलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि 10 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन इसका रियल डाटा जैसे बहुत हिस्टोरिकल वो बताते हैं कि इसमें 45 से 50 लाख लोग मारे गए थे। और ये थी इसमें जो शामिल थे जैसे बहुत से लोग बुंदेलखंड, MP वाले जो रीजन में थे वहाँ के लोगों को मतलब भूखमरी का वो झेलना पड़ा था। और तीसरा था बंगाल में जो 1943 में हुआ था, उसमें भी 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे। और ये उस टाइम इसलिए भी बोला जाता है जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि ये मतलब भूखमरी आई हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी महारानी को वेलकम करने के लिए उस टाइम उन्होंने कुछ फंड रिलीज नहीं किया, जिसकी वजह से मतलब कि वो भूखमरी कम हो जा सके और किसानों का मतलब उनके उन्हीं हालों पे छोड़ दिया गया। और जैसे ही भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम एग्रीकल्चर से रिलेटेड या मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भारत का 70% पॉपुलेशन किसान था। और वो धीरे धीरे बदलते गया और जैसे आप बोल सकते हैं जैसे 1960 के दशक में आया तो भारत में भूखमरी फिर से आने वाली थी। तो अमेरिका से भारत ने एक गेहूँ इंपोर्ट करवाया था PL 480, जो रेड व्हीट के नाम से जाना भी जाता था, क्योंकि और ये वहाँ के शुगर को खिलाया जाता था ये सबको। तो ये बहुत ख़राब क्वालिटी का व्हीट था। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मतलब जब भूख लगा होता है तो इंसान को कुछ भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे 1963 में हरित क्रांति हुई, जैसे MS स्वामीनाथन ने 2 टाइप का जो सीड लेके आए थे, सोनालिका और एक और मैं भूल रहा हूँ वो लेके आए थे। तो उनका जैसे इस हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन में किसानों ने सबसे बड़ा योगदान दिया, क्योंकि वो सिर्फ इंट्रोड्यूस करे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हाथ था यहाँ के किसानों का था। उन्होंने इस देश को भूखमरी से बचा के ऐसा बना दिया कि वो मतलब
जैसे वो फूड को स्टोर कर सके, वो इंडिया में मत जैसे वर्ल्ड लेवल पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, वो उस कंडीशन में भारतीय किसानों ने वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन और ये जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन जो सक्सेस हुआ था इस साइड में, पंजाब, हरियाणा, यूपी का कुछ एरिया, गुजरात, ये एमपी का कुछ एरिया, इस सब एरियो में। जैसे बिहार में तो ये मतलब उतना नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, उड़ीसा में न और झारखंड ये सब। लेकिन इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें सारे किसानों ने पूरा योगदान दिया, तब ये देश अभी तक आप देख रहे हैं प्रेजेंट में 2026 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम अभी भी कई देशों को पाल सकते हैं, मतलब पूरे दुनिया को हम 20 दिन तक खाना खिला सकते हैं, हमारे पास इतना स्टोरेज है। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बढ़ते गया, सुसाइड बढ़ते गया, मेरा मेन मोटिव था कि सुसाइड इतना हो रहा है भारतीय किसानों का, तो मैं इस पे वो बात करने वाला हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं 1947 से लेके 1995-94 तक कोई डाटा नहीं है, क्योंकि उस टाइम NCRB नाम की कोई संस्था नहीं थी। उसके बाद ही एक साथ मतलब अलग अलग टाइप पे वो रखा गया कि कैसे मतलब किस वजह से कब कोई मतलब मर रहा है, सुसाइड कर रहा क्या है। तो 1995 में NCRB की एक डाटा है, 1995 से लेकर 2023 तक, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी करंट की गवर्नमेंट है वो 2 साल पिछले का डाटा दी है, क्योंकि जो 2025 में उसको रिलीज करनी चाहिए थी वो 2023 का डाटा उन्होंने 2025 में रिलीज किया, यानी 2 साल पीछे गवर्नमेंट अभी वो डाटा रिलीज करे। पता नहीं वो सही चीज़ लोगों के सामने वो रिप्रेजेंट करना नहीं चाह रही है। तो उसमें वो दिखाया गया है कि 1995 से लेके 2023 तक, पिछले 28-29 सालों में भारतीय किसानों ने 3,94,000 भारतीय किसानों ने सुसाइड किया। ये कोई छोटा मतलब ये नंबर नहीं है भाई, इस पे मतलब सारे देशवासियों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब एक किसान जब सुसाइड करता है तो उसके पीछे 4-5 परिवार वाले मतलब क्या बोलते हैं, बर्बाद हो जाती है। और उसके पीछे और भी चीज़ें जैसे मैं बोल रहा हूँ, और इसके पीछे मैं नहीं बहुत सारे इसके पीछे जैसे अभी जैसे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो एक टाइम था, जैसे 2002 में भी 17,000 किसानों ने सुसाइड किया था, 17,721 या कुछ 971 किसानों ने 2002 में, और 871 किसानों ने 2009 में सुसाइड किया था। और अभी पर ईयर 13,600 किसान सुसाइड कर रहे हैं, और पर डे 30 किसान सुसाइड कर रहे हैं। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही है। और अभी 1 घंटे में 1 किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको अपने धर्म के बारे में वो लेके चलना है कि मेरा धर्म अच्छा है, मतलब किसी का भी कुछ भी हो, वो पॉलिटिकल एंगल वो कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने भारतीय किसान के बारे में बात नहीं करे, क्योंकि उनको मतलब वो नहीं मिल पा रहा है, फेम नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में वो बात भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे हम चलते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये सुसाइड करने का मेन रीज़न क्या था। जैसे अभी 2023 में जो डाटा आई है उसमें, क्योंकि भाई जो 25 का डाटा देना चाहिए वो 2023 में, मतलब 2023 का डाटा 25 में चिपका दिया गवर्नमेंट। उसमें है कि 10,781 किसानों ने सुसाइड किया है, और उससे मतलब ऐसे टाइम टू टाइम वो करते गई है। और इस सुसाइड करने का मेन रीज़न क्या था, किसानों के ऊपर कर्ज, इनपुट जैसे उनका इनपुट में जैसे वृद्धि हो रहा था, लो मार्केट प्राइस है ना, इन्फ्लेमेशन, महंगाई आप देख ही रहे हैं कि कैसे है, और भी जैसे मंडी का प्रॉपर वो नहीं होना है ना, तो ये सब चीज़। अभी मैं कर्ज पे बात कर रहा हूँ, तो भारतीय किसानों पे टोटल कर्ज है 29 लाख करोड़ का, 29 लाख करोड़। और तो क्या बोलते हैं, हर एक भारतीय किसान परिवार पे 74,000 रुपये का कर्ज है, और ये कर्ज 2013 में 47,000 रुपया था, और तो पिछले 10 सालों में ये कर्ज समझ सकते हैं कि डबल तो नहीं हुआ है, 1.5 गुना हो गया है। तो और जो गवर्नमेंट बोलती थी कि मैं 2 गुना कर देंगे, 2 गुना उनका आय कर दूंगा, उन्होंने उनके कर्ज को 2 गुना करने पे वो कर दिया है। तो आप ये देख ही रहे हैं, तो इस तरीके से ये कर्ज बढ़ते गया। और देखिए गवर्नमेंट चाह सकती है तो कर सकती है, लेकिन उनको ये नहीं करना है। अभी जैसे देख सकते हैं ना, 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने किसानों का 52,000 करोड़ रुपया माफ़ किया था, लेकिन उसके बाद से कभी गवर्नमेंट ने किसानों का लोन माफ़ ही नहीं किया। एक किसान 80,000 70,000 के लिए सुसाइड कर ले रहा है, और इस देश में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि एक किसान मर क्यों रहा है। एक किसान मर रहा है तो एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एग्रीकल्चर किसान
मतलब इंडिया का बैकबोन है। एक किसान मर रहा है तो उस बैकबोन में से एक जो पार्टिकल है, जो एटम बोल सकते हैं, वो टूट रहा है, वो वीक हो रहा है, उतना ही कंट्री वीक हो रहा है। और जैसे अभी बजट है जो भारत सरकार ने जो बजट दिया है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें है 1,32,000 करोड़ एग्रीकल्चर को डेडिकेट दिया गया है, एलोकेट किया गया है। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं, और क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने 0.4 to 0.5% GDP का दिया है। तो इससे जैसे बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि इसमें इनोवेशन नहीं हो रहा है, न्यू मतलब सीड हाइब्रिड, मतलब न्यू तरीके का सीड डेवलप नहीं हो रहा, न्यू मशीनरी नहीं आ रहा, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर। उसके आने के पीछे यही कारण है कि मतलब गवर्नमेंट 0.5 to 0.4% वैसे ही कुछ खर्च कर रही है। और अभी देख रहे हैं जैसे भारत सरकार ने जो कृषि के लिए बजट एलोकेट किया वो 2.5 से 3% है, लेकिन होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 10%। GDP का 10% किसानों एग्रीकल्चर के लिए देना चाहिए, तभी कोई देश एक आज, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम लोग जैसे टेक्नोलॉजी बनाते नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी बनाने के जैसे IT सेक्टर में हम वर्ल्ड लेवल पे है नहीं, तो हम अपने किसानों के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वो कर नहीं रही है। और इसके आगे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भारतीय किसान टैक्स नहीं देता है, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे वो इनकम टैक्स उनका नहीं लगता है, लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सीड पे वो 5% टैक्स देते हैं, कीटनाशक पेस्टिसाइड पे वो 18% टैक्स देते हैं, जब वो न्यू मशीनरी खरीदते हैं तो 12 से 18% टैक्स देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, जब वो टोल क्रॉस करते हैं वो टैक्स देते हैं, और इरिगेशन के लिए वो टैक्स देते हैं। रिस्क 100% है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि किसानों के ऊपर 0% वो इनकम टैक्स है? भाई आप देख रहे हैं इतना टैक्स है, लेकिन एक कॉरपोरेट को अगर ये सब इंक्लूड अगर सारे को मतलब एवरेज लिया जाए तो किसानों के ऊपर 22 से 25% का टैक्स लगाए इनडायरेक्ट वे में, जो उनको देना ही है। मैं पेट्रोल और डीजल को हटा दे रहा हूँ, अगर मैं पेट्रोल डीजल को जोड़ दूँ तो 25 से 27% पहुँच जाएगी, क्योंकि डीजल जैसे है एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, वैट देना पड़ता है, ये सब अगर लिया जाए तो एक किसान को 1 लीटर पे 30 से 35 रुपये का टैक्स देना पड़ता है। कैसे आप बोल सकते हैं किसान, जो मतलब किसान इतना कम कमा रहा है और एक कॉर्पोरेट को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको 17% का टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे हैं हमारे जैसे लोग जो बोल रहे हैं कि वो नहीं देना पड़ता है। इनडायरेक्ट वे में आप देखिए कितना सबसे ज़्यादा जो इस देश को टैक्स दे रहा है वो किसान ही, मतलब किसान दे रहा है ना। मैं वैसे नहीं, अब बहुत से लोग बोले हैं कि कॉरपोरेट 9 लाख 10 लाख करोड़ का वो देता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत के GDP में मतलब आप 30 to 40% का कंट्रीब्यूशन करता है। एग्रीकल्चर डायरेक्ट 16 से 17% कंट्रीब्यूट करता है देश के GDP में, तो इसलिए बहुत बड़ा अंक है। लेकिन इसके साथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया का, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं इस पर नहीं बोल रहा हूँ, वो सिर्फ मैं मतलब ध्यान भटकाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ। लेकिन आप देखिए उसके साथ ही चाइना में, भारत में 11 से 12 करोड़ लोग किसान हैं, लेकिन चाइना में 19 से 20 करोड़ लोग किसान हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए भारत के किसानों का कंडीशन और चाइना के किसानों का कंडीशन। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, चाइना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो 2.5 से 3% वो खर्च करता है, समझे। तो इतना ज़्यादा वो खर्च कर रहा है, और भारत कहाँ कर रहा है 0.4 to 0.5%। तभी तो चाइना में आप देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, न्यू वैरायटी का सीड डेवलपमेंट कर रहे हैं, न्यू मशीनरी को वो बना रहे हैं, लेकिन इंडिया में नहीं। और मैं अभी मैं बात करूंगा आपसे आय पे, जो इनका इनकम है। तो 2018-19 में एक डाटा आया था जिसमें वो बोला गया था कि भारतीय किसान 10,000 रुपये 10,000 साढ़े 10,000 रुपये कमाते हैं। और ये जो एक डाटा आई है 2024-25 में, उसमें बताया जा रहा है कि भारतीय किसान 12,500 से 13,500 पर मंथ उनका आया। तो यानी आप कितना भी सारे चीज़ों में आप इंक्लूड कर लीजिए तो एक किसान परिवार एक साल में 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम कमाता है, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। और उसमें उसको अपने बच्चे का एजुकेशन देखना है,
हेल्थ देखना है, उसके बच्चों का आगे का फ्यूचर देखना है, उसको आगे मतलब जैसे खेती करने के लिए भी उसको उसी में से बचाना है, अपने घर चलाना है। और मैं ये जो इनकम बता रहा हूँ इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जैसे ये सिर्फ फसल से आ रहा है, उसमें उनका डेयरी भी इंक्लूड है, पशु भी इंक्लूड है। ये सब इंक्लूड होने के बाद भी एक किसान एक साल का 12,500 से 13,500 रुपया कमाता है। और लोग बोलते हैं कि जैसे वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जितना वो कमाते हैं उससे ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज है, तभी तो। और भी जैसे सुसाइड करते हैं तो समाज के डर से। इस देश में वही एक बोलते हैं ना, जैसे इस देश में अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है, किसानों के लिए सब कानून है। अगर एक किसान अगर 50,000 का भी लोन वो नहीं करेगा ना, तो उसके ऊपर सारे के सारे सिस्टम उसके ऊपर प्रेशर करेगी। लेकिन जब एक कॉरपोरेट वो नहीं अगर करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट राइट ऑफ कर देती, माफ़ कर देती। लेकिन एक किसान का 50,000, 60,000, 1 लाख तक रुपया माफ़ नहीं करती है ये गवर्नमेंट। और जैसे और सबसे ज़्यादा जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कर्ज है अभी, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के किसानों को, ये सब मतलब बोल सकते हैं 70%, 80% के आसपास किसानों के ऊपर कर्ज है। और सबसे जो मैं अभी बोल रहा था, सुसाइड रेट भी इस एरिए में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जैसे कपास आया था तो कपास ने बहुत वो किया था। जैसे बीटी कॉटन का जो वेराइटी आया था, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में उसमें बहुत मतलब फसल बर्बाद हो, पेस्ट अटैक बहुत हुआ फसल, और भी जैसे क्लाइमेट ये सब की वो मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से बर्बाद होते गए, तो किसान और ज़्यादा सुसाइड कर देगा। लेकिन वही बात आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, जैसे बिहार के साइड, यूपी के साइड और झारखंड, उड़ीसा के साइड देखेंगे तो उस साइड किसान थोड़ा कम सुसाइड करते हैं। और ये सब बातों से और आगे मैं बता रहा हूँ, जैसे मतलब स्कीम तो गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो मैं अमेरिका को इसमें शामिल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे किसानों का संख्या 18 से 20 लाख है। तो इसलिए आप बोलिएगा कि ऐसे जैसे भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान समनिधि योजना की तरफ से पूरे साल में 6,000 रुपया देती है। तो मैं बात कर रहा हूँ, अब जैसे भारत ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोल दिया, तो यहाँ के किसानों को आप 6,000 दे रहे हैं, लेकिन वही अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी उसके तौर पे $66,000 देता है, यानी 80 लाख रुपया देता है। 80 लाख से लेके 2.25 करोड़ रुपये तक का वो अपने किसानों को देता है, लेकिन आप 6,000, और उसके बाद भी आपने भारत का एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया। ये तो जैसे प्रेजेंट में मैं वो बता रहा, लेकिन जैसे अभी कई ऐसे स्कीम है जो किसानों के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता, और किसान मतलब आपने उनके लिए ना ही एमएसपी पे कोई बिल बनाया, अच्छा मतलब स्ट्रिक्ट रूल लाया है। आप उनसे क्या बोलते हैं, जैसे वो कहीं भी वो मंडी में वो बेचने जाते हैं, उन पे आप 2 से 8% टैक्स लेते हैं। और जैसे जो मीडिएटर है, आप उसके लिए मतलब सख्त कानून नहीं बनाए हैं, स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए। एक किसान वो उपजाता है और उससे कोई और खरीद लेता है, अगर वो 10 रुपया लगाया तो 12 रुपये में बेच देता है, लेकिन वो जो बीच वाला जो आदमी वो 12 का लेता है और उसको 22 का बेचता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए डायरेक्ट जो उपजा रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर तक वो पहुँचाए। ये गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहती है, क्योंकि जो लोग उनको चंदा दे रहे हैं वो उनको वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसान उनको चंदा नहीं दे रहा, इसलिए गवर्नमेंट कभी वो नहीं कर रही है। और उसके साथ ही देख रहे बहुत सारे ऐसे हैं, जब एक किसान को कोई मतलब स्कीम का लाभ उठाना होता है तो 15-20 दिन उसको चक्कर काटना पड़ता है। अब जो एक किसान है वो अपने फसल को 15-20 दिन वो छोड़ नहीं सकता है, और उसके साथ ही उसको अपने जैसे अब घूस भी देना पड़ता। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, किसी भी लोगों को अगर आप कोई किसान अगर कोई लोन लेने जाता है चाहे किसी भी तरीके का स्कीम का, तो उसको 5,000 10,000 जितना वो कमाता नहीं साला, वो भाई वो स्कीम को निकालने में उतना उसको देना पड़ता। अब जैसे बहुत लोग इस पर कंट्रोवर्सी करेंगे, नहीं मुझे फ्री में मिल गया, मुझे फ्री में मिल गया। तो भाई अगर 100% में से अगर 10% को फ्री में मिल जा रहा है, 15% को, लेकिन 80 to 85% लोगों को ऐसा मतलब ऐसा फेसिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए आप देखिएगा बहुत जगह वो सुनिएगा कि किसान को ऐसे, और फर्टिलाइज़र ये सब पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस पर तो ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट ने अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जैसे 2.5 लाख करोड़ से लेके 3.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने मतलब फर्टिलाइज़र ये सब पे सब्सिडी दे के रखा है। तो उन्होंने इस चीज़ को बैलेंस करके रखा है, लेकिन ब्लैक मार्केट में अभी भी जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब वो करके रख लेते हैं स्टोर करके, और बाद में वो बोलते हैं कि जो 250 का यूरिया मिलता है उनको 268 का जो यूरिया मिलता है वो 500 में बेचते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर चाहिए कि आप स्ट्रिक्ट अपने जो आप
जो अधिकारी जो अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको बोलिए कि आप वो नहीं करिए। भाई इस देश के किसानों को बर्बाद करने में इस देश का सिस्टम, इस देश के लोग और जितना भी गवर्नमेंट है वो सारे के सारे जिम्मेवार है। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने ये किया। भाई थोड़ा सा रेवड़ी देते हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत शोषण किया इस किसान का। और जैसे वो अभी भाई जैसे देखे थे नहीं, अभी जो किसानों ने आंदोलन किया था 13 महीना उन्होंने आंदोलन किया, तब जाके वो 3 कानून वापस किया गया। लेकिन यूजीसी जैसे मैटर पे भाई क्या करते हैं, 4 दिन में गवर्नमेंट घुटने पे आ गई, लेकिन किसी ने किसानों का बात नहीं सुना। और वो देख रहे हैं लेकिन लोगों को किसानों से मतलब ही नहीं है। जैसे हम लोग जाते हैं किसानों के पास से कुछ खरीदते हैं तो हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। अगर वो 30 रुपये केजी का कुछ मतलब टमाटर है या खीरा दे रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जी दे रहे हैं, तो हम उनसे बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन जब हम लोग सुपर मॉल या कुछ और मार्केट में जाते हैं तो वहाँ सभी लोग स्टैंडर्ड मिलाने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में 2000-3000 बस वो लेवल देखते हो खरीद के, लेकिन वहाँ नहीं आ पाते। यही कंडीशन है कि अपने देश का और भी कंडीशन खराब होते जा रहा है। किसानों से बार्गेनिंग कर लेते हैं सही अभी, और जैसे आप देख रहे हैं जैसे और भी जैसे सही प्राइस नहीं मिल पाता, मार्केट में इनस्टेबिलिटी है, कभी भी उनको सही प्राइस नहीं मिल रहा है किसानों को। और भी चीज़ें जैसे महंगाई इतना हो रहा है कि उस पर आप बात नहीं, आप इससे पूछिएगा गवर्नमेंट से तो बोले कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो मास्टर स्ट्रोक है। भाई घंटा कुछ का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बस वैसे ही 2004 था जहाँ पे 18,000 किसानों ने सुसाइड किया था, और एक था 2002 जहाँ पे 17,000 किसानों ने सुसाइड किया था। मैं वो मतलब वो बता दे रहा हूँ, मेरे से वो गलती हो गया है। और भी जैसे देख रहे हैं सुसाइड के बारे में इतना ज़्यादा सुसाइड हो रहा है, लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। ना ही पॉलिटिशियन ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बना देते हैं कि मैं ये करूँगा किसानों के लिए कुछ नहीं। जो गवर्नमेंट बोलते थे कि मैं किसानों का आय दुगना कर दूंगा, उन्होंने उनका कर्ज दुगना कर दिया है। अभी एक वर्ल्ड बैंक ने जैसे भारत के जीडीपी के बारे में बोला था कि भारत का जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो मैं अब उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि भारत में क्या है। जैसे भारत में 22% किसान गरीबी रेखा के नीचे है, और अगर देखा जाए फाइनेंशियली तौर पे देखें तो 50% ऐसे किसान हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है। जो गवर्नमेंट बोलती है कि मैंने 24 करोड़ या 28 करोड़ 30 करोड़ जो भी किसानों को मतलब लोगों को गरीबी रेखा से नीचे निकाला, तो 50% कैसे अभी भी नीचे है। तो ये गवर्नमेंट झूठ का वो मतलब जुमलाबाजी कर रही है। या मैं इस गवर्नमेंट का नहीं, मैं सारे गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, वो सब वैसे ही करते हैं, लेकिन किसानों के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। और जैसे इनस्टेबिलिटी आती है तो उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, एमएसपी पे कोई बात नहीं करता है, किसानों को सही प्राइस नहीं मिलता है, ना ही उनको लोन का फैसिलिटी मतलब सिंपल वे में नहीं है। अब जैसे देखिए ना, कोई किसान भारत में सारे किसान जो छोटे किसान हैं वो जैसे अब लोन लेने जाते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब उनके पास तो मतलब कागजात तो है नहीं, उनके नाम पे ज़मीन तो है नहीं, वो पट्टे पे मतलब खेत लेते हैं, उस पर वो खेती करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कैसा कि जो खेती कर रहा है, अगर जो कर रहा है आप फील्ड विजिट करके आप उनके लिए इंश्योरेंस टाइप का वो करवाइए, आप उनको लोन प्रोवाइड करवाइए। लेकिन गवर्नमेंट वो नहीं, अगर ऐसा कर सकती है तो मतलब वो बेस्ट रहेगा किसानों के लिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट को 2023-24 में 99,000 करोड़ का जो मतलब टैक्स इंसेंटिव दिया, मतलब छोड़ दिया था, लेकिन किसानों से 1% भी नहीं उन्होंने छोड़ा। ना ही उन्होंने सही सीड पे वो किया, ना फर्टिलाइजर, ना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर में बोल रहा हूँ, ना वो मशीनरी पे किया, मशीन पे नहीं किया। और अभी एक चीज़ और, जैसे भारत का 60% जैसे किसान है ना, वो रेन पे डिपेंडेंट है। ना ही भारत सरकार एक मतलब इरिगेशन चैनल दे रही है, ना ही उनके लिए अच्छा मार्केट प्रोवाइड करवा रही है, ना ही एमएसपी कर रही है अच्छा, मतलब वो स्ट्रिक्ट रूल ला रही है। और ऊपर से उनसे टैक्स तो ऐसे ले रहे हैं जैसे उनसे बहुत चीज़, इनकम टैक्स नहीं लेकिन अदर टैक्स तो ज़्यादा ले रही है ना। और अभी जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप देख लीजिए, अभी तक जैसे पिछले 30 सालों में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। जैसे उसमें से सबसे बड़ा इरिगेशन जो सिंचाई घोटाला था वो महाराष्ट्र का। जैसे बता रहा हूँ, कर्ज सबके ऊपर है लेकिन सिर्फ फंडा किसानों के गले में है। और जैसे अमीरों का क्या होता है, उनको दूसरा मौका देती है। अगर वो ऐसे हाथ खड़ा कर दिए तो उनका लोन राइट ऑफ दिवालिया हो गए, लेकिन किसानों के लिए वो कुछ नहीं होता, वो सीधे भाई सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए वो दूसरा कानून है नहीं।
सरकार सबके लिए अफोर्ड कर लेती है, जैसे ये हो गए, लेकिन जब किसान का बात आता है तो बजट उनका याद आ जाता है। अगर वो चाहें तो किसानों का लोन माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये सही सॉल्यूशन नहीं है। वो माफ़ कर सकते हैं, माफ़ कर देंगे तो वो सही है, लेकिन आप उसके लिए आप एक पैरामीटर सेट करिए ना, कि जैसे आप नेक्स्ट टाइम किसानों के लिए बारे में जैसे MSP ये सब के उस जो मैंने बोला उस पर आप वो स्ट्रिक्ट रूल बनाइए, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये सब जैसे किसान जब मरता है तो भाई अंदर से जैसे लोगों को पता नहीं होता है। जो किसान फैमिली से होता है उसको पता होता है एक परिवार को खोना, जो कमाता है वो सुसाइड कर लेता है। समाज ये जो समाज की डर से, तो ये जैसे समाज में लोग हैं, हम लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए जो एग्रीकल्चर में है, जिसको बढ़ावा दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं IT सेक्टर ये जॉब वो जॉब, लेकिन उनको पता नहीं है किसान क्या झेलता है, बहुत संघर्ष करता है, तब जाके वो 1 kg अनाज उपजा पाता है। और उसके बदले जो अनाज उपजा रहा है और वही किसान एक उस रोटी के लिए तरसता है। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इस समाज में सबसे ज़्यादा कोई शोषित है, पिछड़ा है और जिसके साथ बहुत सारे वो डिस्क्रिमिनेशन टाइप का देखा जाता है, वो सबसे ज़्यादा किसान है और सुरक्षित भी किसान है इस देश में। तो उनके लिए कुछ वो नहीं है। तो चलिए मैं आगे भी किसी और टॉपिक पे आप कोई सजेशन दीजिएगा जिस पे मैं बनाऊँगा। जय हिंद।